नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपके 4 टॉपिक समाहित है। ठीक है दोस्तों, पहला है परमाणु एवं अणु, दूसरा है परमाणु की संरचना, तीसरा है रासायनिक सूत्र, चौथा है मोल कंसेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। इन चारों टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। पूरे कंप्लीट नोट्स, हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर आपको इतने डिटेल से दिए गए। यहाँ पर क्लास 10th के बुक्स और उसके बाद जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, ल्यूसेंट वगैरह सारे जो नोट्स हैं उनका समाकलन यहाँ पर किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो मैटर आपको अवेलेबल होगा, निश्चित तौर पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी बुक्स के अंदर आपको एक ही रूप में जो है संकलित रूप में आपको नहीं मिलने वाला। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित तौर पर ये जो मैटर है वो बहुत ही बेहतरीन मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु के बारे में। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट इसके 4 वीडियो बनेंगे, जिसके प्रत्येक चैप्टर के अंदर हम प्रत्येक वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक को जो है कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और चारों वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो चारों को समाकलित करके एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं परमाणु एवं अणु को लेकर। देखिए दोस्तों, परमाणु एवं अणु जो है, परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे डाल्टन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डाल्टन ने जो है परमाणु को खोजा, उनके बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है। उन्होंने एक परिभाषा दी कि परमाणु एक ऐसा कण है जो अविभाज्य कण है, यानी कि ऐसा कण है कि उसे अब और टुकड़े नहीं किया जा सकता। यानी कि सबसे छोटा कण की अगर बात करें इस प्रकृति के अंदर तो वो परमाणु है, क्योंकि अब इसके जो है और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वो सूक्ष्मतम कण हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात किसने बताई? डाल्टन महोदय ने बताई थी कि जिसके और टुकड़े संभव नहीं है, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से परिभाषा दी गई, लेकिन ये परिभाषा जो है थोड़ी सी संकीर्ण है, थोड़ी सी पुरानी है। तो मॉडर्न परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं कि मॉडर्न परिभाषा क्या है आपके परमाणु की। तो देखिए, परमाणु मुख्य रूप से 3 मौलिक तत्वों से बना होता है। ठीक है दोस्तों, परमाणु जो होता है वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि परमाणु के अंदर भी 3 कण पाए जाते हैं। और वो कण कौन कौन से होते हैं? वो कण होते हैं आपका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपका ये परमाणु है, इसके जो नाभिक के अंदर जो है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है और उसके बाद जो आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कक्षा के अंदर चारों ओर चक्कर लगाता रहता है नाभिक से फिक्स दूरी के आधार पर। जो ठीक है, एक निश्चित त्रिज्या के अंदर जो है चक्कर लगाता रहता है। कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी इसके गुणधर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परमाणु के जो गुणधर्म है वो कौन कौन से गुणधर्म है। तो परमाणु की प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि किसी के साथ रहेगा, अन्यथा परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से आपको अवेलेबल नहीं होगा कि आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये परमाणु है। परमाणु जो है किसी भी अणु के अंदर समाहित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इसका जो अपवाद है वो भी है अक्रिय गैसें, जिसे हम क्या कहते हैं, नोबेल गैसेज के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैसें जो बहुत कम जो है अक्रियशील होती है, जो किसी से क्रिया करती नहीं है, वो गैसें कौन सी होती है? अक्रिय गैसें होती हैं। वो क्या वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर जो है प्रकृति के अंदर रह सकती है, अन्यथा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो प्रकृति के अंदर जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अक्रिय गैसें जो है आपके परमाणुिक अवस्था में स्वतंत्र रह सकती है। तो यहाँ पर जो है ये अपवाद है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपको पता है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, जिनॉन है, ठीक है, रेडॉन है। ये जो सारी गैसें हैं आपकी, ये आपकी गैसें कौन सी है? अक्रिय गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे HCl का निर्माण होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अणु की। देखिए दोस्तों, अणु जो होता है वो क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, परमाणु है और ये भी परमाणु है, इन दोनों का योग होगा तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि परमाणुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। जैसे कि केमिस्ट्री की भाषा में आप समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ये दोनों क्या है? तत्व है। ये परमाणु है और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे H2, तो ये तो क्या कहलाएगा? अणु। जबकि ये एक क्या कहलाता है? सिंगल परमाणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अणु और परमाणु क्या होता है। यानी कि दो परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, उनका रासायनिक संयोग होता है, तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या रखा है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि ये चीज़ परमाणु के लिए नहीं है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि जो
रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर अणु भाग नहीं ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं ले सकता है, जबकि ऐसा परमाणु के साथ नहीं है। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। दोनों के लिए उल्टी चीज़ें हैं। अणु के लिए कुछ चीज़ें उल्टी है और परमाणु के लिए भी कुछ चीज़ें उल्टी है। जैसे कि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जबकि परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, जबकि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, परमाणु जो अणु जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका सद्वीप परमाणु अणु, सम का मतलब यहाँ पर निकल के आता है समान, ठीक है, और द्विव का मतलब यहाँ पर निकल के आता है दो, यानी कि समान दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? समद्विव परमाणु का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर ले लीजिए और हाइड्रोजन यहाँ पर ले लीजिए, ये दोनों क्या है? परमाणु है, और कितने हैं संख्या में? दो है, और दोनों की दोनों क्या है? समान है। और जब इससे निर्माण होगा H2, तो ये H2 क्या कहलाएगा? आपका समद्विव परमाणु अणु कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समद्विव परमाणु अणु क्या कहलाएगा? जब दो समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो समद्विव परमाणु अणु का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है आपका विषम द्विव परमाणु अणु, यानी कि विषम यानी कि समान नहीं होने चाहिए, दूसरी चीज़ संख्या में दो होने चाहिए, और परमाणुओं का योग होना चाहिए, दो परमाणुओं का योग, यानी कि दो विषम परमाणु का यदि योग होगा तो वो क्या कहलाएंगे? विषम द्विव परमाणु अणु कहलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ले लीजिए हाइड्रोजन और यहाँ पर ले लीजिए क्लोरीन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो HCl अणु का निर्माण करेंगे। ये अणु होता है दोस्तों, और ये दोनों क्या है? परमाणु है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही समान नहीं है, यानी कि विषम है, और जब इनसे निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा? विषम द्विव परमाणु अणु का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि समद्विव परमाणु अणु क्या होता है और विषम द्विव परमाणु अणु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि जो आपका मुख्य ढांचा होता है ये आपका क्या है? परमाणु है। इसके नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक जो होती है धनावेशित होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? कक्षा के अंदर होता है। तो ये तीनों ही तत्व क्या कहलाते हैं? आपके मौलिक कण कहलाते हैं, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। तो थोड़ा सा इन मौलिक कणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। देखिए दोस्तों, आप एक ट्रिक याद रखें, ईंट पर नाच। यहाँ पर जो ईंट है वो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है और ट जो है आपके थॉमसन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ट जो है आपके थॉमसन को प्रदर्शित कर रहा है। एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं, ईंट पर नाच। ठीक है दोस्तों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और ट आपके जो है थॉमसन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर प जो है प्रोटॉन को, र यहाँ पर रदरफोर्ड जो है यहाँ पर प्रोटॉन की खोज करता नहीं है। ये जो रदरफोर्ड है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो है नाभिक की खोज करता है। ठीक है दोस्तों, नाभिक की खोज करता है। कहीं कहीं बुक में जो है ये रदरफोर्ड को जो है प्रोटॉन के खोज करता बता देते हैं, लेकिन प्रोटॉन के खोज करता नहीं है रदरफोर्ड। यहाँ पर गोल्ड स्टीव जो है वो आएंगे आपके प्रोटॉन के खोज करता, और ना से यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, और च से यहाँ पर आपके चैडविक महोदय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन से तत्व के कौन से खोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन से जो है आपके कौन है? जे थॉमसन हो गए, और इन्होंने जे थॉमसन महोदय ने कैथोड किरणों की भी खोज की थी। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन महोदय ने की थी, और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण किया वो स्टोनी ने किया था। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया, जबकि खोज जो है थॉमसन ने की, और थॉमसन ने जो है कैथोड किरणों के बारे में बताया, और ये भी बताया साथ में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है। ठीक है दोस्तों, अब ऋण आवेशित होता है तो इसके ऊपर जो है आवेश की वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाहरी बार माइनस लिखा हुआ है, ये दर्शाता है कि ये जो है ऋण आवेशित है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो कूलाम है ये आवेश की यूनिट है। ठीक है दोस्तों, ये आवेश की यूनिट है। आवेश की 3 यूनिट होती है। सबसे पहले तो देख लीजिए ये कूलाम है, कूलाम एक यूनिट आपकी ये हो गई। उसके बाद आप देखेंगे ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे EMU, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिट।
तो ये 3 यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो कूलाम, एक ESU और एक होती है EMU। तो देखिए दोस्तों, आवेश की वैल्यू कूलाम के अंदर तो ये हो गई। उसके बाद हम ESU के अंदर बात करते हैं। तो ESU के अंदर होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। ये इसके अंदर ESU के अंदर जो है आवेश की वैल्यू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान की। तो देखिए दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 10 की घात 3 से गुणा हो जाएगा। और 10 की घात 3 से गुणा क्यों होगा? क्योंकि 1 kg के अंदर कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg के अंदर कितने ग्राम होंगे? तो यहाँ आप बताएंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3। यहाँ पर 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 की घात 3 लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार समान है दोनों के, और यहाँ पर घात ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पर नेगेटिव है। ये दोनों आपस में जुड़ेगी, यानी कि -31 में से +3 जो है घट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 10 की घात -28 ग्राम। तो ये आपके ग्राम के अंदर वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और जो द्रव्यमान है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो आप जो बताएंगे अपॉन के अंदर दोनों का भाग देंगे तो 1.75 इंटू 10⁻11 kg जो है उसकी वैल्यू निकल करके आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है एक, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है कूलाम के अंदर? तो 3.3 इंटू 10 की घात -10 कूलाम एक ESU के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, एक ESU के बराबर कितना होता है? 3.3 इंटू 10 की घात -10 कूलाम। एक कूलाम के बराबर में क्या होता है? तो 3.1 इंटू 10 की घात 9 EMU, यानी कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, और एक EMU बराबर कितना होता है? तो 10 ESU के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक EMU के बराबर, ये आप थोड़ा सा याद रख लें। इन दो को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको आप ज़रूर याद रखें। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, LDC रिट के अंदर भी पूछा गया है पिछले विगत वर्षों में। ठीक है दोस्तों, और कई बार RS जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधी ये वैल्यू भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू आप सीधी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो जो आवेश होते हैं उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है? आवेश होता है। यहाँ पर आवेश की वैल्यू, यहाँ पर आवेश कितना दिया गया है? तो एक कूलाम। तो Q की जगह पर आप 1 रख देंगे, और N की जगह पर आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे कैसे रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये होती है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, 1 के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो n बराबर में क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, या फिर इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से जो है समझना बेहतर रहता है, तो आप इसको समझ करके याद रखें, नहीं तो रटने में तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, किस किस को रटेंगे। साइंस जो है समझ के पढ़ी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो थी चैडविक महोदय ने की थी, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन की खोज जो हुई थी वो बेरिलियम तत्व के अंदर की गई। सबसे पहले जो न्यूट्रॉन की खोज की गई वो किसके अंदर की गई? बेरिलियम तत्व के अंदर की गई। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, और उसके साथ में क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मली आपको एक रिएक्शन बताई है, जब आप अम्ल और क्षार में पढ़ेंगे तो आपके जो है चीज़ें काम में आएगी। लेकिन यहाँ पर जो है उदासीन प्रकृति का जो है आवेश होता है, किसके ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर उदासीन प्रकृति का आवेश होता है। यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है?
49 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बताया गया है। जबकि वो जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 इंटू 10 शायद 31 kg है ना, 31 kg था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का किसके अंदर है, 1.6 के अंदर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में। ठीक है, कैसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको दी गई है। आप इस वैल्यू को ज़्यादा याद नहीं रखें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कंसेप्ट को आप ज़रूर ध्यान रखें। इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन की मास से जो है ज़्यादा होता है। तो 1.6749 यहाँ पर लास्ट में और यहाँ पर 26 है, यानी कि पॉइंटों के अंदर जो तीसरा पॉइंट है, पॉइंट के अंदर भी जो तीसरा पॉइंट है वहाँ जाकर के फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो निश्चित तौर पर जो ज़्यादा हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन की तुलना में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इसको याद रखने की भी जो है कोशिश करें। उसके बाद जो है आपका परमाणु क्रमांक। देखिए दोस्तों, P से परमाणु क्रमांक और P से प्रोटॉन याद कैसे करेंगे आप, P से परमाणु क्रमांक और P से प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, आपके परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि ट्रिक क्या है इसकी, P से परमाणु क्रमांक और P से प्रोटॉन, P से परमाणु क्रमांक और P से प्रोटॉन, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है। देखिए दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि ये जो प्रोटॉन, ये जो आपका परमाणु है, इसके नाभिक के अंदर जो है संपूर्ण द्रव्यमान जो है समाहित रहता है। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के कहाँ, परमाणु के नाभिक के अंदर समाहित रहता है। और नाभिक के अंदर आप सभी को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ये जान गए होंगे कि जो संपूर्ण मास जो रहेगा वो P+N के सूत्र के रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान संख्या, P यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और n यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला याद रह गया होगा कि जैसे कि भाई द्रव्यमान बताना है आपको, तो द्रव्यमान आप सभी को पता है कि ये जो है परमाणु है और इसके केंद्र में निर्धारित रहता है, और केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। तो टोटल क्या हो गया, ये द्रव्यमान संख्या आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और परमाणु क्रमांक बराबर में प्रोटॉन की संख्या, इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। अब न्यूट्रॉन की संख्या यदि आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर m बराबर में आपको दे रखा P+N, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो m माइनस में आप P कर देंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन है जैसे कि जैसे रख देंगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल करके आ जाएगी। यानी कि द्रव्यमान संख्या में से आप क्या निकाल देंगे, परमाणु क्रमांक निकाल देंगे तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो है कुछ फॉर्मूले निकल करके आ जाते हैं। अब देखिए परमाणु भार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार, कुछ लोग इसको सामान्य रूप से एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें कि ये दोनों मान जो है दोनों आपस में भिन्न होते हैं। और इसका भिन्न होने का जो कारण है वो ये है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो हमेशा पूर्णांक के अंदर होती है। द्रव्यमान संख्या किस में होती है, पूर्णांक, यानी कि कभी भी वो पॉइंटों के अंदर नहीं आएगा, 1 2 3 ऐसे अनंत रूप में चलता रहेगा, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस रूप के अंदर जो है रहेगा आपका द्रव्यमान संख्या। जबकि जो है आपका परमाणु भार वो पॉइंट के अंदर भी आ सकता है, परमाणु भार पॉइंट के अंदर भी हो सकता है, जबकि द्रव्यमान संख्या है वो हमेशा आपके पूर्णांक के रूप में रहेगी। ठीक है, अब नॉर्मल बेसिक सी एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आपने किसी भी जो है तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु भार को जो है किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, जैसा कि कोई तत्व है कार्बन, ये कार्बन है और यहाँ पर जो लिखा जाएगा 6, जैसे यहाँ पर मैंने 6 लिखा तो ये आपका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। और ये जो C लिखा है ये कार्बन को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी तत्व को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर यदि मैं 12 लिख दूंगा, इसके ऊपर यदि मैं 12 लिख दूंगा तो वो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक होता है उसका जस्ट डबल जो होता है, लगभग कहीं कहीं पर जो है कम भी हो जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो होता है डबल होता है, वो लिखते हैं तो वो होता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर दर्शाई जाती है और परमाणु क्रमांक जो है आपके नीचे दर्शाया जाता है, और बीच में आपका क्या दर्शाया जाता है, तत्व दर्शाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि C आपका जो है तत्व हो गया, 12 यहाँ पर आपके क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई, और 6 यहाँ पर क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। ये किसी भी तत्व को जो है प्रदर्शित करने का तरीका होता है। किसी भी तत्व को जो है साइंटिफिक तरीके से यदि आपको प्रदर्शित करना है तो कुछ इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी भी तत्व को जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा अपना मौलिक कण बचा है प्रोटॉन, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन क्या कहता है कि इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है दोस्तों, गोल्डस्टीन ने की थी। जैसा मैंने बताया था कि ईंट पर यहाँ पर प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड जो है नाभिक की खोज करते हैं। यहाँ पर र से आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, गोल्डस्टीन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव तत्व है, इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो यहाँ पर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, आप कहोगे सर घात तो नेगेटिव में है, फिर कैसे पॉजिटिव में आ गया। देखिए मित्रों, यहाँ पर 1.6 है और इंटू 10⁻19 है। ये 19 अगर नीचे जाएगा तो 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हालांकि वैल्यू बहुत छोटी आएगी, लेकिन वो आएगी पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बात क्या है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कम होता है, ये आपको पता रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान किससे कम होता है, न्यूट्रॉन से कम होता है। अब एक चीज़ आप नोट लगा करके अपने दिमाग के अंदर छाप लें कि एकमात्र तत्व जो हाइड्रोजन है वो ऐसा होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एकमात्र तत्व जो है प्रकृति के अंदर पाया जाता है, जिसे आवर्त तत्व के नाम से भी जानते हैं, वो हाइड्रोजन तत्व है। और हाइड्रोजन तत्व के जो है न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये आप निश्चित तौर पर जो है याद रखें। डायरेक्ट जो है ये कभी कभार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़े से जो है समभारिक, समस्थानिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, स्थान से मतलब हो गया आपके क्रम से, यानी कि क्रम समान होने चाहिए। ठीक है, यदि द्रव्यमान अलग अलग होगा या भार अलग अलग होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की संख्या अलग अलग होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थान समान होने चाहिए, यानी कि क्रम का जो वैल्यू है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक तो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और द्रव्यमान संख्या भले ही अलग अलग हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सारे समस्थानिक को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाकी सारे, जैसे यूरेनियम के है तो उसे यूरेनियम के नाम से ही जाना जाएगा, ऑक्सीजन के है तो ऑक्सीजन के नाम से ही जाना जाएगा, और कार्बन है तो कार्बन के नाम से ही जाना जाता है। जबकि जो हाइड्रोजन है उसके तीनों के तीनों यौगिक, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 समस्थानिक है। इन तीनों को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो है प्रोटियम को जो प्रदर्शित किया जाता है वो 1H1, और उसके बाद ड्यूटेरियम उसको 1H2, और जो ट्राइटेरियम है उसे 1H3 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ड्यूटेरियम है इसका जो ऑक्साइड है वो भारी जल होता है, जिसे हम D2O से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप याद रखें। D2O जो है ड्यूटेरियम का जो है ऑक्साइड है। उसके बाद कार्बन के समस्थानिक, ठीक है, कार्बन के समस्थानिक क्या है आपके, तो C612, C613 और C614। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान कह दो, ये चेंज है। तो यही इसके अंदर बताया गया कि परमाणु क्रमांक तो सेम रहेंगे, लेकिन परमाणु जो भार है आपका, परमाणु जो द्रव्यमान है उसकी संख्या अलग अलग रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। तो यही तो बताया गया। और जो कार्बन C14 पद्धति है, वो जो कार्बन का C614 जो समस्थानिक है उससे कार्बन C14 पद्धति अपनाई गई है। जो भी पुरानी चीज़ें होती है किसी भी सभ्यता के अंदर, जो बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं उसके अंदर कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ तत्व मिलते हैं, कुछ भी वस्तु मिलती है, तो उसकी जो आयु यानी कि वो कितने वर्ष पुरानी है ये हमें पता करना है, तो वो कार्बन C पद्धति के द्वारा पता किया जाता है। यानी कि जीवाश्म की आयु जो निर्धारित की जाती है वो कार्बन C पद्धति के द्वारा की जाती है, और ये C614 जो है आपका समस्थानिक होता है कार्बन का। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से जो है किसी भी जीवाश्म की आयु का जो है निर्धारण किया जाता है। उसके बाद देखिए O2 के भी समस्थानिक है और यूरेनियम के भी समस्थानिक पाए जाते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक जो बराणु U238 है, ये जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैक्सिमम रूप में जो समस्थानिक है यूरेनियम का, वो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ये पाया जाता है। और यूरेनियम को जो है आशा धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको यूरेनियम को जो है आशा धातु के नाम से जाना जाता है। इसे आप ये भी याद रखें कि आशा धातु कौन सी है, तो आप बताएंगे यूरेनियम।
ऑफ मेटल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा समस्थानिक की बात करें कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके हैं, तो वो है आपके पोलेनियम के, जिसे हम PO, ठीक है, इस सिंबल से जो प्रदर्शित करते हैं पोलेनियम। और इसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक कितने हैं, तो 27 समस्थानिक है, ठीक है दोस्तों। समस्थानिक सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो पोलेनियम के हैं। और पोलेनियम को कितने समस्थानिक है, तो 27 है। और पोलेनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो PO से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हाइड्रोजन एक मात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जो हमने पहले ऊपर देख लिया था, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइटेरियम, इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद जो D2O भारी जल है, ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है, वो नाभिक की भट्टियों के मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो D2O है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जो क्वथनांक है वो नॉर्मल जो सामान्य जल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, सामान्य जल से। तो निश्चित तौर पर जो है ये मंदक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये भारी भट्टियाँ जो होती है, नाभिक के अंदर जो भट्टियाँ होती है, उस भट्टियों के अंदर जो है मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो क्वथनांक जो होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, आपके सामान्य जल से, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं समभारिक की। तो समभारिक के अंदर क्या होता, यहाँ पर सम से मतलब हो गया समान और भारिक से मतलब हो गया भार, यानी कि भार समान होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी परमाणु क्रमांक यदि अलग अलग हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्गन को देखिए दोस्तों। ऑर्गन जो होता है 18 इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैल्शियम को आप देखेंगे तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 40, यानी कि दोनों का परमाणु द्रव्यमान तो क्या है, समान है, जबकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के तत्व जो कहलाएंगे वो समभारिक तत्व कहलाएंगे और इन्हें जो है आइसोबार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं आगे सम न्यूट्रॉनिक की। तो देखिए दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम का मतलब समान और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 11 सोडियम 23 12 मैग्नीशियम 24, यानी कि 11 यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है किसका है, सोडियम का, और 23 यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या है। तो आप सभी को पता है कि प्रोटॉन, अगर हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में से 11 निकाल देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12। यहाँ पर 23 में से 11 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, 12। ये किसकी वैल्यू है, न्यूट्रॉन की वैल्यू है। और इस तत्व के अंदर आप देखेंगे तो 24 में से आप 12 निकाल देंगे तो क्या आएगी, 12, यानी कि यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, यानी कि न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा तत्व कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फॉस्फोरस दे रखा है तो 31 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे आपके 16, और ठीक इसी प्रकार 30 में से आप 14 घटा लेंगे तो भी आपके पास कितने बच जाएंगे, 16। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर भी समान है और यहाँ पर भी समान है, यानी कि ये दोनों ही तत्व क्या है, सम न्यूट्रॉनिक तत्व है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है समान होनी चाहिए। ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोडियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए और एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है, यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के अंदर क्या होगा, जिसे आइसोस्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक के अंदर क्या होगा, परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे CO के अंदर देखिए 6 + 8 यानी कि 14, 6 इसका परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इन दोनों का योग किया तो कितना हो गया, 14 हो गया। और N2 यानी कि इसका जो होगा 7 और 7, N2 किससे बना है, N+N। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 7 और इसका भी परमाणु क्रमांक 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 14 और 14 ये दोनों ही क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही क्या है, समान है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं परमाणु संरचना की।
देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर परमाणु संरचना के ऊपर पढ़ेंगे, और परमाणु संरचना में हम जो परमाणु के जो मॉडल हैं उन कंप्लीट मॉडल के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके 10th क्लास के अंदर लगभग 4 मॉडल दे रखे हैं, उन चारों मॉडल के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपका आधुनिक मॉडल है उसके ऊपर भी हम कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि रासायनिक यौगिक जो है, रासायनिक यौगिक, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो आपका मोल कंसेप्ट वाला लास्ट मोल कंसेप्ट, इसके ऊपर भी जो है हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।